हेलो बच्चों। तो आज हमारे साथ हैं अंतरा। इनकी स्टोरी सुनने के बाद आपको जीवन में जो है ना मतलब कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं लगेगी। जिस फेज से गुजरने के बाद में इन्होंने 15 परसेंटाइल 15 परसेंटाइल से 99.5 परसेंटाइल का जो सफ़र तय किया, जिस परेशानियों से गुजर के, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। और मैं बहुत प्राउड के साथ कहता हूँ यार कि यार आप इसरल की स्टूडेंट है। और लिटरली मैंने आपके जैसे संघर्ष वाली स्टोरी शायद ही कभी सुनी। बीच रास्ते में जब इनकी जर्नी चल रही थी तो इनके फादर की भी डेथ हो गई, इनकी मदर बीमार थी, इनके छोटी एक सिस्टर हैं, और पूरी पारिवारिक स्थिति के साथ इन्होंने कैसे संघर्ष करते हुए, जबकि इनके पास में सारा रीज़न था सेल्फ पिटी का कि यार अभी तो मेरे को सब लोग बोल भी रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो हो रहा है वो कर लो, जैसा हो रहा है कर लो, उसके बाद भी उन्होंने कैसे फाइट मार के अपने पेरेंट्स को प्राउड किया। और कैसे यार इन्होंने अपनी ज़िंदगी मतलब अपनी तकदीर खुद लिखने वाली जो बात होती है ना, वो इन्होंने कैसे करी। तो अंतरा, आप अपनी स्टोरी बताइए कि क्या आपने कैसे सर्कमस्टेंसेस में रहकर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट, जो जनरली लोग नॉर्मल चीज़ें होने के बावजूद, मतलब सारी कंडीशन अपने फेवर में होने के बावजूद नहीं कर पाते, आपने कैसे मतलब इतनी कठिन परिस्थिति में ये सब अचीव किया? तो सर 11th-12th में इतना ज़्यादा मैं सीरियस थी नहीं जेई के बारे में। देखिए उस टाइम पे बस ऐसे ही कर रहे थे जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, बस वैसा ही, कुछ खास पढ़ाई नहीं कर रहे थे। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तभी मतलब जेई मेन के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो तभी ऐसा फील हुआ कि शायद अभी भी मौका है कि हम कुछ कर सकते हैं। अभी बर्बाद कर लिया है भले ही 11th, पर ठीक है अभी कुछ कर सकते हैं। तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ ना, तब मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद मैंने दिया, मेरा क्वालिफाई हो गया, एडवांस भी दिया, एडवांस भी क्वालिफाई हो गया, पर कुछ कॉलेज नहीं मिला। तो फिर तभी फील हुआ कि अगर मैं ड्रॉप लेती हूँ तो शायद आईआईटी भी निकाल लूँ। तो फिर तभी मतलब ऐसे कुछ पेरेंट्स ने फोर्स नहीं किया, उन्होंने तो बोला कि एमएचटी सीईटी भी मिल रहा था तो उन्होंने बोला ले लो, पर मेरे को खुद से ही ड्रॉप लेना था। तो तभी ड्रॉप लिया। फिर ड्रॉप ईयर में सर बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, एकदम 16-17 घंटे किया एवरी डे अच्छे से। और फिर नवंबर में मेरे को कोविड हो गया, पर तभी भी मैं कर रही थी पढ़ाई, तभी अच्छा चल रहा था। हाँ, फिर जब मेरा फर्स्ट एग्जाम था ना, जेई मेंस का फर्स्ट वाला, तब मेरे को 15 परसेंटाइल आए। पर जो मेरा 12th वाला एग्जाम था ना जेई मेंस का, उसमें मेरे को ज्यादा आया था, उसमें मेरे को 70 परसेंटाइल आया था। तो वो मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था कि मैंने इतना सारा पढ़ाई किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे एक्चुअली क्या हुआ मेरे साथ। तो फिर उस टाइम पे बहुत ही कंफ्यूजिंग जैसा था। और फिर मैंने वापस, तो मैंने सोचा कि ठीक है अभी और 3 अटेम्प्ट है इस बार, तो हम कर सकते हैं। तो मैंने किया, अपना प्रिपरेशन चालू रखा। फिर वापस जेई पोस्टपोन्ड हो गया, तो तभी मेरे को थोड़ा लगा कि हाँ चल और एक मौका है, तो मैंने वापस किया। फिर मई में मेरे पापा का डेथ हो गया। तो फिर तभी मेरे को लगा अभी कुछ नहीं होगा, अभी मतलब सब खत्म हो गया है। तो फिर तभी मतलब ऐसे कुछ पढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि मतलब आईआईटी जैसे वो मेरा नहीं, मैं अपने लिए नहीं कर रही थी, मैं उनके लिए ही कर रही थी। और हमेशा से मतलब मैं काफी एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ। तो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बैठते हैं जब मैं पढ़ती हूँ, तब वो मेरे को टाइम टेबल बना के देते, बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं मेरे पढ़ाई की तरफ, और एकदम कांस्टेंट अटेंशन और वो सब की एकदम मतलब अच्छा फैसिलिटीज और ये सब मेरे को मिला। और मेरे डैड खुद भी एक इंजीनियर है, तो फिर उनको वो था कि मैं आईआईटी से करूं। तो वो मतलब मेरे से, अगर उनका छुट्टी है तो पूरे 16 घंटे मेरे साइड में बैठेंगे, वही मेरे डाउट सॉल्व करते थे फिजिक्स के, और मेरे सर से बात करते थे। वो एवरी डे मेरा टाइम टेबल बनाते थे कि आज मैं क्या पढ़ूंगी, कल क्या पढ़ूंगी। वो मेरे को टेस्ट पेपर बना के देते थे, टेस्ट एनालाइज करते थे। तो उसी की वजह से मेरा हो रहा था ड्रॉप ईयर। और फिर जब उनका डेथ हो गया तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी आर्ट्स ग्रेजुएट है, तो उनको इंजीनियरिंग वो हेल्प नहीं कर पाती है। वो मतलब अपना सपोर्ट तो मम्मी भी बहुत ज्यादा करती है, पर पापा जो कर रहे थे ना, तो वो कोई नहीं कर पा रहा था।
तभी मेरे को लगा कि नहीं होगा मुझसे। और फिर सब लोग ऐसे आके बोल रहे थे कि अभी तुम बीए कर लो, या फिर अभी तुम जो हो रहा है वो मतलब जो हो पाएगा तुमसे उतना ही कर लो। अभी थोड़े लोगों ने मम्मी को बोला कि इसको भी 12th हो गया है तो बोल दो कि जॉब करने के लिए अभी इसको बोला अपना आईआईटी का भूत छोड़ दे। तो तभी इतना ज्यादा बुरा लगा ना कि तभी लगा कि अभी तो मेरे को और ज्यादा करने का मन हुआ कि अभी तो मतलब मेरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग को ऐसे कोई राइट नहीं है कि मेरे को ऐसा बोले। तो तभी फिर मैंने और बहुत अच्छे से पढ़ाई की, और फिर तब मैंने खुद से, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मेरे को बहुत स्पून फीडिंग की वजह से ना मेरे को खुद का टाइम टेबल बनाना, मेरे को आज क्या पढ़ना है, अपना सब स्केड्यूल करना, वो मैंने खुद सीखा और फिर खुद किया धीरे धीरे और सबका हेल्प लिया और फिर इवेंचुअली हो गया। तो यार मतलब लोग छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं कि ठीक है हमारे जीवन में ये छोटी सी परेशानी आ गई, मैंने पढ़ाई छोड़ दी, ये सब चीज़ हो गई, लेकिन तुमने यार इतना बड़ा मतलब मिड ऑफ दी प्रिपरेशन के बीच में ड्रॉप ईयर अलग था और मई में जो इतना बड़ा हादसा हुआ उसके बाद जो उसके बावजूद भी मतलब तुमने अगस्त में पिछले वाले उससे बेटर किया और फिर सितंबर में और बेटर किया। मतलब दैट इज़ रियली 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 इंस्पायरिंग। फादर तुम्हारे इतने टाइम तुम्हारे साथ में स्पेंड करते थे तुम्हारी प्रिपरेशन के साथ में। मतलब मैंने ये देखा था कि मतलब जैन से मेरे डैड जैन फेब जब मेरा 15% आया ना, तब से मेरे डैड मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे तो उनका बहुत फ्लेक्सिबल जॉब था। तो वो है ना मतलब मेरे को लगता है कि वो 15 दिन में एक ही बार जाते थे ऑफिस, और वो इतना ज्यादा मेरे लिए उन्होंने टाइम दिया ना कि वो जाएंगे तो भी वो नाइट शिफ्ट करके आ जाएंगे। तो वो पूरा 12 o'clock से 8 o'clock काम करते थे और फिर सुबह फिर वो आके मुझे मतलब मैं कभी खुद से उठी भी नहीं, ड्रॉप ईयर में भी मैं नहीं खुद से उठती, मेरे पेरेंट्स मेरे को उठाते हैं। तो मेरे को वो आके उठाएंगे, फिर मैं बैठूंगी अपना पढ़ने के लिए और फिर वो मेरे को सब लाके देंगे टेबल पे, वो सब मेरे को करेंगे और फिर मैं अपना मैं बस पढ़ाई करूंगी। तो उन्होंने तभी भी उन्होंने वो नाइट शिफ्ट करके वो ऐसा चाहते थे कि वो मैक्सिमम टाइम मेरे को दे सके। तो अगर मैं अपना कर रही हूँ ना तो वो बैकग्राउंड में फिर बैक में इधर ऐसे बेड में बैठ के, मैं टेबल में बैठी हूँ, बेड में बैठ के मेरे डाउट सॉल्व करते थे, पेपर बनाते थे, वो एनालाइज करते थे, फिर प्लान करते थे और मेरे टेक्स्ट बुक्स वो खुद पढ़ते थे। तो बहुत ज्यादा उन्होंने टाइम और एफर्ट 12th में भी और ड्रॉप ईयर में भी बहुत ज्यादा उन्होंने दिया। मुझे तो ये चीज़ तुम्हारा मेंटरशिप जो लॉग था पूरा, जो सुरभि मैम जो तुम्हारा मेंटरशिप लॉग भरती थी उसमें से पता पड़ा कि तुम्हारे फादर ही जो है सुरभि मैम से हमेशा बात किया करते थे। आपके वो जो होते थे ना सर जूम के जिसमें आप बताते थे, वो सारे मेरे पापा ही करते थे। फिर वो उसका सारे सुनते थे वो और फिर वो उसका नोट्स बना के मेरे को देते थे कि आज के जूम मीटिंग में सर ने ये बोला, और फिर वो क्वेश्चन भी खुद ही पूछते थे। वो क्वेश्चन बनाते थे जो मेरे से लेते थे, वो आपको क्वेश्चन पूछते थे, फिर उसका आंसर लिख के बोलते कि ये आंसर सर ने बोला। तो वो जूम मीटिंग भी वही अटेंड करते थे, जो संवाद सेशन होते थे अपने। हाँ सर। और उस दौरान पे जब मई में ये चीज़ हुई और कैसे मतलब तुमने उस टाइम खुद को कैसे संभाला और कैसे उससे कोप अप करके भी कैसे तुमने, अगर कोई और होता ना तो वो शायद एग्जाम देने ही नहीं जाता अगला वाला जो जुलाई में हुआ था, लेकिन तुम जुलाई का एग्जाम देने गई और तुमने उसमें 70% स्कोर करा जबकि तुम्हारे पिछले वाले में 28% आई थी। तो वो पीरियड तुमने कैसे निकाला? तो मेरे को है ना मतलब मेरे पूरे घर में कोरोना था, मम्मी को, पापा को, मेरी छोटी बहन को भी हो गया था, वो 7 साल की है। तो फिर मेरे को बस नहीं हुआ था। तो मैं एक मम्मी के फ्रेंड के साथ रह रही थी उनके घर में, क्योंकि मैं अपने घर में भी नहीं रह पा रही थी। तो फिर मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि मेरे पापा सीरियस है, क्योंकि तब मैं प्रिपरेशन कर रही थी। तो मम्मी ने मुझे कभी बताया भी नहीं कि मेरे पापा वेंटिलेटर पे गए, मम्मी ने मुझे बताया भी नहीं कि मेरे पापा आईसीयू में है, ना ही मम्मी ने मुझे बताया कि उनको इतना सीरियस कुछ है। तो मुझे लगा था, क्योंकि जब पोस्टपोन्ड हुआ ना जेई, तो मेरे पापा ने मुझे फोन करके बोला था कि जेई पोस्टपोन्ड हो गया। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि वो इतने सीरियस है, क्योंकि वो बहुत जल्दी सीरियस हो गया, मेरे को कभी मेरे तक वो पहुंचा नहीं।
तो एकदम एंड में मुझे लगता है कि 1 मई के अराउंड उनको कुछ इमरजेंसी में प्लेटलेट्स वगैरह चाहिए थे, और तभी मेरा ब्लड ग्रुप सेम था। तो फिर वो मुझ तक मम्मी ने पूछा कि प्लेटलेट्स शायद तुम्हें डोनेट करने पड़ेंगे। तो तब मुझे पता चला कि उनका सीरियसनेस कितना ज्यादा है। तो उस टाइम पे ना मतलब इतना मेरे को आइडिया नहीं था कि वो सीरियस है, मेरे को नॉर्मल ही लग रहा था। तो अचानक से वो एक बहुत बड़ा शॉक था कि वो इतने सीरियस है। पर उसके बाद वो ठीक हो गए, लाइक 2nd और 3rd मई को वो ठीक हो गए। और फिर वो नॉर्मली तभी वीडियो कॉल वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने बोला मैं भी घर आ जाऊंगा। तो फिर वापस हम लोग का सब शांत हो गया कि हाँ अभी वो आ जाएंगे। और फिर सडनली 6 मई को मम्मी के फ्रेंड के घर आई, और मम्मी ने बोला कि तुम्हें अगर आखिरी बार देखना है पापा को तो बस तुम चल लो। तो वो लाइन जो है ना, वो मोमेंट मेरे को अभी भी वो हॉन्ट करता है। जब मैं जा रही थी हॉस्पिटल और फिर मैं गई, तो फिर हमने देखा, मतलब हमने बहुत डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, और फाइनली उन्होंने हमें आईसीयू में छोड़ा, कोविड वार्ड में। और मैंने अपने पापा को देखा तभी, पर वो ऑलरेडी नहीं थे वो तभी जब भी मैंने उनको देखा। और उस टाइम पे फिर ना घर आके मेरे को लगा कि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा एकदम, मम्मी ने गिव अप कर दिया था लाइफ पे। तो तभी मुझे लगा कि मेरी बहन भी छोटी है, तो मुझे लगा कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। अभी मेरे पास चॉइस नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब अगर मुझे अपने पेरेंट्स को, मम्मी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, मेरे को मम्मी को अगर फाइनेंशियली हेल्प करना है, तो मुझे 4 साल में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं ना ही अपने पेरेंट्स को प्राउड करूं, पर मैं अपना खुद का करियर बनाऊं। क्योंकि मेरे डैड का वही सपना था कि मैं आईआईटी करने के पीछे का रीजन भी यही था कि हर एक लड़की को अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए और वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। तो इसके लिए वो एजुकेशन पे इतना स्ट्रेस देते थे। और वो शायद उस मोमेंट में मुझे रियलाइज हुआ कि अभी वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि मुझे अपनी बहन को भी अभी सपोर्ट करना है, मम्मी को भी करना है। तो मुझे वो तभी लगा कि अभी ऑनेस्टली मैं भी हार गई थी स्टार्टिंग में। एक 15 दिन तक मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा, मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, नींद नहीं आती थी, मैं बस पूरा दिन रोती रहती थी। और वो फर्स्ट 15 डेज बहुत डिसबिलीफ के होते हैं। तो उस समय 15 दिन में तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। वो 15 दिन मुझे भी लग रहा था, मेरी मम्मी ने बोला कि तुमको नहीं देना है तो जेई तुम मत दो, इधर ही कोई तुम डीवाई पाटिल या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज ले लो तुम बस, और अभी मतलब तुमसे जितना हो रहा है तुम करो। मेरी मम्मी ने मुझ पे ऐसे एक्स्ट्रा प्रेशर कुछ नहीं दिया, पर मेरी मम्मी ने भी मतलब मेरे को इतना सपोर्ट किया ना कि अपने मम्मी पे मेरे से ज्यादा बड़ा बर्डन है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां छोटी हैं। पर उन्होंने वो कभी मुझे फील नहीं करवाया। उन्होंने बस मुझे सपोर्ट किया कि तुम्हें जितना भी पढ़ना है, अभी भी तुम्हें जो भी पढ़ना है, मैं कुछ भी करके तुम्हारे लिए फाइनेंशियली और सब तुम्हें सपोर्ट करूंगी। तभी भी उन्होंने बोला तुम्हें कुछ और क्लास लगाना है, तुम्हें कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, मैं कहीं से भी लाके तुम्हें किसी भी कॉलेज में जाना है मैं करा दूंगी, बस तुम अपना पढ़ो। और तभी भी मम्मी ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं दिया। मम्मी सब अपने लेवल पे सॉर्ट आउट कर लेती थी। तो वो उसके वजह से मेरे को लगा कि अभी मेरी मम्मी मेरे लिए इतना कुछ कर रही है, तो मुझे भी अपना कुछ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और अपने पेरेंट्स को प्राउड करना चाहिए। अपने जो मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जितना कर रहे हैं उतना मुझे भी रेसिप्रोकेट करना चाहिए। तो तभी मैंने अपने आप को उसमें से बाहर निकाला कि अभी कुछ करना है लाइफ के साथ, और फिर मैं अपना पढ़ने लग गई। तो स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते आ रही थी दिक्कतें, क्योंकि पढ़ते पढ़ते पापा की याद बहुत आती थी कि मैं उनके साथ ही पढ़ती थी। पर फिर उसके बाद थोड़ा 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 करके अपने आप को पुश करके बस वो गोल सामने रख के उसके लिए लड़ते 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 फिर इवेंचुअली हो गया। तो फिर तुम्हारा जब ये बेसिकली ऐसी परिस्थिति आ गई जब तुम्हारे पास में सारे रीजंस थे कि यार मतलब अब मैं छोड़ भी दूं तो भी मेरे पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, उस मोमेंट पे भी तुम्हें मतलब कैसे तुमने करा, क्या
क्या ताकत रही तुम्हारी उस टाइम पर? सर उस मोमेंट में मैंने उसी का उल्टा सोचा कि अभी मुझे पे कोई उंगली नहीं उठाएगा, मुझे कोई अभी बोलेगा नहीं कि ठीक है तुमने नहीं किया तो भी ठीक है। और लोग ऐसा बोल भी रहे थे कि अभी हाँ तुमसे जो हो रहा है तुम उतना करो। तो मुझे लगा कि अगर मैं करती हूँ तो सब लोग बोलेंगे ना कि ये होते हुए भी उसने किया। तो वही जो डिफिकल्टी थी ना वो मेरे लाइफ में, वही शायद मेरे लिए एक आगे बढ़ने का मोटिवेशन बना कि मेरे डैड ने अपने लिए नहीं जिया कभी, पर उन्होंने मेरे लिए जिया, और मेरी मम्मी ने भी हमेशा से। तो मेरे को उनको प्राउड करना था, तो मेरा मोटिवेशन वही था कि मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड करना है और सब लोग को बोलना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा मतलब उनकी बेटी ने ये सब होते समय भी उसने क्रैक किया। तो तुम कैसे पढ़ती थी उस टाइम, मतलब तुमने क्या करा, कैसे पढ़ा, थोड़ा वो बताओ। पढ़ने का तो सर मेरा मतलब जैसे ड्रॉप ईयर में स्टार्ट किया था वैसे ही था। मैंने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए। अब केमिस्ट्री मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सूट था तो मैं उसके लिए 1-2 घंटे ज्यादा स्पेंड करती थी। मैथ्स मेरी वीक है, तो फिर मैंने मैथ्स में क्या किया, जो मेरे को बहुत अच्छे से आता था मैंने उस पर और ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। और तभी मुझे पता था कि और 1-2-3 महीने के लिए जेई नहीं आएगा, तो मेरे पास अगर मुझे कुछ मैथ्स में नहीं भी आता है तो भी मैं उसको कर सकती हूँ। और मैथ्स के तो मैंने सारे वीडियोस ईसर्ल के ही देखे थे। तो दिन में फिर मैं 5 घंटे फिजिक्स और मैथ्स पढ़ती थी और 6 घंटे में केमिस्ट्री पढ़ती थी। 2 घंटा हर एक फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो सुबह उठ के मैं इनऑर्गेनिक पढ़ती थी 2 घंटे के लिए एकदम सुबह, और फिर उसके बाद मैं फिजिक्स सॉल्व करती थी। और मतलब पहले थियोरी कर लिया, फिर सॉल्व कर लिया, फिर डाउट्स कर लिए, फिर मैथ्स के लिए मैं थ्योरी नहीं करती थी पर डायरेक्टली एग्जाम्पल्स और फिर सॉल्व कर लिया। और फिर फिजिकल के लिए भी सॉल्विंग, और इनऑर्गेनिक के लिए रिएक्शंस लर्न कर लिए, कन्वर्जन्स बार बार कर लिए, नेम रिएक्शंस कर लिए, और एनसीईआरटी तो पूरी की पूरी रट लिया। ठीक है, तो अंतरा एक चीज़ और बताइए कि जैसे आप ईसरल के टेस्ट देती थी, जब आपके फिर नंबर कम आते थे उसमें, है ना, नंबर भी आपके मैंने देखा कम भी आते थे कई बार, तो तब आप कैसे मोटिवेशन लेती थी? मतलब ये सारी परिस्थिति तो एक तरफ चल रही है, ऊपर से टेस्ट में भी नंबर कम आ रहे हैं, तो क्या थॉट प्रोसेस से आपने चीज़ आगे बढ़ाई? तो सर मेहनत तो मैं कर रही थी, पर जब नंबर कम आते थे तो हाँ मुझे डिसअपॉइंटमेंट होती थी, वो तो बट ऑब्वियस है। पर मुझे पता था कि वो अपॉइंटमेंट मुझे अपने साथ कब तक लेके चलनी है। तो 1 घंटा 2 घंटा हमने एनालाइज कर लिया और ठीक है हम उसमें दुखी हो गए, पर हमें नेक्स्ट टेस्ट में अच्छा करना है, ये हमारा सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए, सबसे बड़ा उसमें से सीख होना चाहिए कि अभी ये तो मेरा टेस्ट खराब हो गया पर ये डिसाइड नहीं करता कि मैं जेई कर सकती हूँ कि नहीं। ये एक टेस्ट था जो मे बी हमने सिली मिस्टेक्स की और मे बी हमने कुछ भी जब ये रीजंस हो सकते हैं कि हमारी टेस्ट अच्छी नहीं गई, पर ये हमारा फाइनल टेस्ट तो नहीं है। तो अगर हम और थोड़ा ध्यान देंगे, इसको एनालाइज करेंगे, और नेक्स्ट टेस्ट हमेशा ही अच्छा हो सकता है। तो इस टेस्ट से बस हमें सीख लेनी है और मिस्टेक्स को नहीं रिपीट करना है। तो ये टेस्ट में अगर कम आता है तो ये मोटिवेशन होता था मेरा। सुरभि मैम हर टेस्ट के बाद खुद से ही कॉल करती थी, खुद कनेक्ट होती थी, और सुरभि मैम ने मुझे कभी भी बोला नहीं कि मुझे कम मार्क्स क्यों आए, पर उन्होंने बल्कि हमेशा ऐसा मुझे बोला कि तुम और एक टेस्ट दो। उन्होंने बोला, ये जब मेरा मुश्किल टाइम चल रहा था तो उन्होंने बोला कि ये भी टाइम बीत जाएगा, तुम अपना टाइम लो, अपने आप को ठीक करो और तुम कर सकती हो। तो उन्होंने बहुत मोटिवेट किया। सुरभि मैम भी मुझे ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे कॉल करती थी पूछने के लिए कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या घर में सब ठीक है, मम्मी से बात करती थी। उन्होंने कांस्टेंट सपोर्ट और एक कांस्टेंट पॉजिटिवली उन्होंने एक ऐसा पुश दिया मुझे, और उन्होंने मुझे फील करवाया कि मैं कर सकती, और हमेशा साथ रही। तो भाई बुरे वक्त में कोई भी आदमी साथ मिल जाता है ना, तो भाई एक मतलब लड़ने की शक्ति आ जाती है। आपके माता जी, मम्मी आपकी साथ में थी, आपके मेंटर्स आपके साथ में, तो सबसे बड़ी बात आपकी हिम्मत आपके साथ में थी जो आपने कभी नहीं छोड़ी, और जिसको आपने बल बना के जो है ना मतलब एकदम इतनी कठिन परिस्थिति में भी तोड़ के दिखा दिया है, एकदम फोड़ के दिखा दिया है। तो भाई आपकी जो जर्नी है कि
भाई 15 परसेंटाइल, फिर मेहनत करी तो 28 परसेंटाइल, फिर मेहनत करी और बीच में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके बाद 70 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल के बाद 99.5 परसेंटाइल। इस दौरान पे आपने क्या चीज़ करी, कैसे तैयारी करी? सर जो 28 से जो 70 वाला गैप था उसमें तो मुझे काफ़ी महीने मिले, जिसमें मैंने अपना एफर्ट डाल के अपना पढ़ाई का पढ़ाई करके बार बार रिवाइज करके मैंने अपना मार्क्स इधर तक ला लिया था कि जब मुझे जुलाई के अटेम्प्ट में 70 आए, उस टाइम पे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेंटली मैं थोड़ा और स्टेबल होती तो शायद मुझे उधर ही 92 93 आ जाते। पर उस टाइम पे एग्जाम के दिन भी मेरा मेंटली मैं थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रही थी और इसलिए मुझे 70 आए। और फिर उसके बाद मैंने वो परसेंटाइल आने के बाद भी वो 70 भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा पुश था 28 के बाद। और तभी मुझे लगा कि जब मैं घर में पेपर देती हूँ तो अगर मुझे आ रहे हैं 90 92 तो फिर इधर मेरे को 70 आ रहे हैं, तो बस वो मेरी मेंटालिटी का ही एक डिफरेंस है। और अभी तो पापा अगर मेरे साथ है हमेशा तो मुझे स्ट्रांग रहना ही चाहिए। तब मैंने फिर और अपना एफर्ट डाला, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस की और मैंने कोशिश की कि कैसे मैं अपने इमोशंस का अफेक्ट ना करने दूं अपने पेपर को, क्योंकि उस समय पढ़ाई हो चुकी थी पर मुझे लगता है मेरे इमोशंस मेरे पेपर के ड्यूरिंग मुझे ओवरकम कर रहे थे कहीं ना कहीं। तो मैंने जब उसे फेस किया और उसे अंडर कंट्रोल लाया तो फिर मेरा पेपर स्मूथली गया। तो आपने मेजरली एक जो फ्रंट पे जो काम किया वो थी इमोशनल स्टैमिना बनाना, इमोशनल स्ट्रेंथ जो आपने अपनी सुधारी उस 1-2 महीने के ड्यूरेशन में, भाई मेजर आपने उसमें काम किया। वो कैसे किया आपने काम? सर अभी इमोशंस जो हमारे इमोशंस होते हैं वो एक लिमिट तक हमारे ही कंट्रोल में होते हैं। हम जैसा सोचते हैं हमारे इमोशंस उस तरह से रेप्लिकेट करते हैं। तो फिर अगर मैं उस समय अपने आप को सेल्फ पिटी में रखती कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है तो मैं कभी नहीं कर पाती। पर उस समय मैंने ऐसे लोगों को, शायद कभी कभी ये देखना अच्छा होता है ऐसे लोगों को जिनके साथ हमसे भी ज्यादा बुरा हुआ है। तो मेरे जो लोग थे जो मुझे हेल्प कर रहे थे, मेरी मम्मी, तो वो मुझे हमेशा उन लोगों का एग्जाम्पल देती थी कि थोड़े ऐसे भी लोग हैं जो बहुत मुश्किल सिचुएशन से जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अगर वो लोग एकदम बड़े बड़े कामयाबी पा रहे हैं तो फिर मैं भी पा सकती हूँ। और इमोशंस हम अगर चाहते हैं तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं। क्या बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात बोली आपने इतनी छोटी उम्र में। मतलब आप इतनी मैच्योरिटी के साथ ये बात बोल रही है कि भाई बहुत बोलना आसान है, आपने इसको फॉलो करके दिखाया, बहुत बड़ी बात है। तो अंतरा आपने मतलब 11th-12th में कैसे तैयारी करी थी भाई, और उसके बाद में 12th में नहीं होने के बाद आपने 13th में ड्रॉप लेने का निश्चय कैसे लिया? इस जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा अंतरा। सर 11th-12th में रिग्रेटफुली मैंने उतना ज़्यादा जेई को लेकर मुझे अपने आप का भरोसा नहीं था। मैं बस एक नॉर्मल बच्चा जो इंजीनियर बनना चाहता है, पर आईआईटी उसको एक सेल्फ डाउट रहता है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया। मुझे लगता है कि शायद मैं कर सकती थी पर अफसोस मैंने उस समय नहीं किया। तो फिर तभी जब मैं 12th में गई, 12th के एंड में, तब मैंने ई-सरल का टेस्ट सीरीज लिया और मैंने थोड़े से टेस्ट्स दिए और तभी मुझे जेई मेंस के लिए एक्सटेंडेड टाइम भी मिल गया क्योंकि कोविड आ गया था। तो उस समय मेरे पास सिर्फ जेई था पढ़ने के लिए क्योंकि बोर्ड्स हो चुके थे। तो मैंने अपना पूरा फोकस जेई के तरफ लाया और मैंने ई-सरल के टेस्ट दिए, उनके वीडियोस देखे और काफ़ी वहाँ से हेल्प लेके मैंने अपना नेक्स्ट जेई दिया और क्वालिफाई होने के बाद एडवांस भी दिया, पर कॉलेज नहीं मिल पाया। तो तब मुझे लगा कि अगर मैं इस 5 महीने के दौरान अगर कर सकती हूँ तो ड्रॉप ईयर में तो मैं कर ही सकती हूँ। तो फिर मैंने ड्रॉप ईयर करा और ड्रॉप ईयर में मैंने अपना जो पढ़ाई मैंने चालू किया था 12th के बाद वो कंटिन्यू रखा और बहुत फोकस से, बहुत डिटर्मिनेशन से, एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ड्रॉप ईयर में, कंसिस्टेंसी।
और ड्रॉप ईयर में एक मुश्किल चीज आ जाती है कि आपके जो पीयर्स रहते हैं वो आपसे 1 साल आगे चले जाते हैं, वो कॉलेज में होते हैं, वो आपको कभी बताते हैं कि हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, फ्रेशर्स हो रहा है। तो वो एक पीयर प्रेशर थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर अगर हमारा गोल इतना बड़ा होगा कि हम IIT NIT जाने वाले हैं, तो फिर मुझे लगता है कि 1 साल हमारी उम्र में, हम काफी छोटे हैं, हम 18-19 साल के हैं, तो इतने बड़े गोल के लिए 1 साल ड्रॉप करना मुझे बहुत वर्थ इट लगा कि मेरी लाइफ बदल जाएगी 1 साल में। और यही सोच के मैंने ड्रॉप लिया। और ड्रॉप ईयर में मैंने खूब मेहनत करी, ईसरल ज्वाइन करा। वहाँ से मुझे बहुत सारे टिप्स, मेंटरशिप्स और वीडियोस मिले, एग्जाम्स मिले, मेरे को चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशंस मिले, और उसके मदद से ही मैं अपनी ये जर्नी फुलफिल कर सकी। तो अंतरा, जब एक बार मेन में आपकी 99.52 आ गई तो कॉन्फिडेंस लेवल भी ठीक हो गया होगा, लेकिन वो कहते हैं ना यार, परेशानियां एक तरफ से नहीं आती, सब तरफ से आती है। तो आपकी जो मेन से जो एडवांस तक की जर्नी रही, उसमें आपने क्या किया और क्या परेशानियां फेस करी, वो भी बताइए हमारे बच्चों को। तो सर, जैसे ही मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो उस टाइम पे कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा अच्छा हो गया था, और उस समय लग रहा था कि बस अब तो हम सभी कर सकते हैं। और तब मैंने बहुत ही जोश से, कॉन्फिडेंस से अपना वापस एडवांस का तैयारी शुरू किया, और डिसिप्लिन से टाइम टेबल बनाया एडवांस का नया, और प्रॉब्लम्स लगाए, रिवीजन करी, फॉर्मूलाज लर्न किए। और तभी अराउंड एडवांस के लिए 10 से 15 दिन बाकी थे और मुझे अपेंडिसाइटिस हो गया। तो तभी थोड़ा सीरियस सिचुएशन था, और मुझे पेन हो रहा था 3-4 दिन से, पर एडवांस के चक्कर में मैंने सोचा कि ठीक है, मैं नहीं गई डॉक्टर के पास। और मैं जब गई फाइनली, तब उन्होंने बोला कि काफी सीरियस है और अभी इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं 3 अक्टूबर के बाद कराऊं तो चलेगा क्या? तो उन्होंने बोला कि अभी ऑप्शन बचा भी नहीं है, तो तुम्हें अभी एक 10 से 12 घंटे के अंदर करवा लेना पड़ेगा सर्जरी। तो फिर हमने इमरजेंसी में सुबह के 5:30 बजे मेरा अपेंडिसाइटिस का सर्जरी हुआ। और उसके बाद मैं 2-3 दिन हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल से घर आई तो क्योंकि एब्डोमिनल एरिया में पूरे स्टिचेस थे, तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था, बस लेटे लेटे, बैठा तो नहीं जा रहा था। कॉन्स्टेंटली किसी की तो हेल्प चाहिए थी मुझे उठाने के लिए, चलाने के लिए। तो उस समय मैं नहीं पढ़ पाई, और वो समय में मुझे काफ़ी गिल्टी फील हो रहा था कि मुझे उस समय एक्चुअली थोड़ा डिजेक्टेड फील हो रहा था कि ये मेरा समय क्यों जा रहा है। पर फिर अभी मेरे पास ऑप्शन तो नहीं था, तो मेरे से जितना हो पाया मैंने तभी भी हार नहीं मानी, और मैं कंटिन्यू करती रही अपना पढ़ाई, और मैं जितना कर पाई उतना। फिर मेरा 1 वीक का बेड रेस्ट था, तो वो होते ही फिर मैंने वापस फुल फ्लेज में एडवांस की तैयारी भी शुरू कर दी। फिर कुछ 4-5 दिन ही बचे थे एडवांस के। तो भाई देखो, यहाँ पर भी आपने मतलब भाई सल्यूट है, लिटरली सल्यूट है आपकी मदर को, मतलब जिन्होंने उस परिस्थिति में और आपने इस परिस्थिति में भी जो है एडवांस का एग्ज़ाम दिया। भाई इस मुश्किल को फेस करते हुए, भाई ऊपर वाला कितने टेस्ट लेता है पता नहीं एक साथ। तो अंतरा, अगर अपन एकेडमिक्स की कुछ बातें करें तो भाई आपको जैसे सबसे बढ़िया लेक्चर कौन सा लगता है, कौन सा लगा? सर, मेरा फेवरेट लेक्चर अगर हम देखेंगे तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज का मैथ्स का लेक्चर है। ओके। वो अलजेब्रा मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, पर वो सीक्वेंस एंड सीरीज इतना सुंदर लेक्चर है ना वो, कि बस उसको मैंने एक बार कर लिया और मेरे सारे कंसेप्ट्स खुल गए। पर NK गुप्ता सर बहुत अच्छे टीचर है, और उनका ही थैंक यू है कि मेरा मैथ्स निकला जेईई में। मैं भी उनका थैंक यू करता हूँ यार, मेरा मैथ्स निकला जेईई में। सीरियसली, मतलब ये एक कॉमन चीज़ है जो हम NK गुप्ता सर को बिल्कुल यार, वो जब करते हैं उनकी बात ही निराली है। ठीक है, आपका कोई एक टॉपिक, जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज तो आपने बताया, एक कोई जैसे फिजिक्स के टॉपिक की बात करें जो पहले बहुत कमज़ोर था, डर लगता था उससे, लेकिन वो बाद में आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया? वेव्स और साउंड वेव्स और वेव ऑप्टिक्स भी। पर साउंड जो पूरा ही पोर्शन था
वो बीट्स वाला पोर्शन वो समझने में काफी दिक्कत होती थी। विजुअलाइजेशन पूरी फिजिक्स में मेरी कमजोर थी, पर ई सरल में इतना अच्छे से विजुअलाइज हो जाता है ना कि फिजिक्स पढ़ने में भी मजा आता है। बोरिंग कभी नहीं लगी मुझे फिजिक्स। पर साउंड एक ऐसा टॉपिक है जो पहले काफी वीक था और ई सरल की वजह से वो काफी स्ट्रॉन्ग बना, और वन ऑफ द बोल सकते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक या फिर कॉन्फिडेंट टॉपिक वो था पेपर के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यार विजुअलाइजेशन हो जाए तो एक आनंद ही अलग आ जाता है, ये बात तो है। मैं अंतरा में एक चीज़ और चाहूँगा यार, आपकी मदर भी कुछ आंसर करे, मतलब शी डिजर्व्स इक्वल रेस्पेक्ट। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये जो अंतरा की और आपकी जो हिम्मत है, इसी का नतीजा है कि आज जो अंतरा मुकाम हासिल कर पाई है इतनी मुश्किलों के बाद भी, ये सल्यूट है। मतलब लिटरली मैम, ये बच्ची की स्टोरी जो है ये इतने सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन का काम करने वाली है ना। और जो फेज से आप लोगों ने गुजर के जितनी मुश्किलें झेल कर इस मुकाम तक पहुँचे हैं, मतलब मैं बता नहीं सकता इसके बारे में कि ये शब्द नहीं मेरे पास में उसके लिए। आपने क्या माइंडसेट रखा इस सारी परिस्थिति में कि जिससे कि आज ये रिजल्ट्स हमारे साथ सामने हैं? मुझे इतना ही पता है कि उसके पापा ने बोला था कि बच्चे जब पढ़ेंगे तो अपने पैर पे खड़े रहेंगे, तो उनका लड़कियां हैं तो ये सब जरूरी है। अब हमें नहीं पता था कि ये सब चीज़ हमारे साथ आएगी, फिर भी हमने इसीलिए हिम्मत रखी कि एक तो पहले उसके पापा का ड्रीम था ये, और दूसरा कि मुझे अपनी तरफ से कोई कमी नहीं पड़ने देनी है उनके लिए, क्योंकि पापा नहीं है तो ये कर ही नहीं पाएंगे कभी। तो अगर मैं हिम्मत हार जाती, ये नो डाउट कि मेरी बेटी में बहुत हिम्मत है, वो भी मुझे सपोर्ट करके, कभी कभी मैं भी गिव अप मतलब करने का मन होता है कि नहीं होगा अभी मेरे से, बट तब अंतरा संभालती है। बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है, बहुत स्ट्रॉन्ग बच्ची है ये। और थैंक यू सो मच सर, आपने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि आप मेरे को इतना बोलेंगे कि आपकी फॉर्म भी मैं भर के दे दूंगा। मुझे वही सबसे ज्यादा टेंशन है अभी ये टाइम पे कि मैं जोसा काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरूं, और आपने मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हो कि मैडम चिंता मत करो, मैं फॉर्म भी भर के दे दूंगा, सारा काउंसलिंग भी कर दूंगा। ये तो इतना कोई नहीं करता है। नहीं मैम, ये हमारा मतलब थोड़ा सा भी हम कर पाए तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपकी कुछ भी मदद कर पाए। और अंतरा हमारी बच्ची है, मतलब आप इसने जो प्राउड हमें कराए ना, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ये मेरे स्टूडेंट की लिस्ट में मतलब सीरियसली सबसे टॉप में आ गई है अभी। जो मेहनत करके मैंने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे इतने साल के करियर में मैंने ऐसी बच्ची का मतलब नहीं देखा पास। इसके जब वो मेंटर्स के कॉल्स और जब इनके पापा थे तो उनके साथ में जो बातचीत हुई और जो इसका मैंने पूरी हिस्ट्री देखी ना, ये ना टेस्ट में नंबर कम आते थे तो भी नहीं घबराती थी ये। मतलब ये किस मिट्टी की बनी है ये ऊपर वाला ही जानता है। और ये इतना नाम रोशन करने वाली है ना, इतना नाम रोशन करने वाली ना। इनके टीचर होना ये हमारे लिए, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरे पास आज मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी अंतरा स्टूडेंट है एक। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैम, मैं ऐसे बहुत कम बच्चों के लिए बोलता हूँ लेकिन अंतरा उसमें एक है। क्योंकि नॉट कि इसने 99.5 परसेंटाइल लेके आई है, 99.5 कुछ बच्चे लेके आते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति के साथ में, जबकि इसके पास में हर रीज़न था कि मैं गिव अप करके बस छोड़ दूं चीज़ को, और इसने जो फाइट मार के सारी परिस्थिति में आपने और इसने जो मिलके पूरी दुनिया से लड़के जो फाइट मारी ना, उसको सल्यूट है। ये इस बात का सबूत है कि एक तो लड़कियां कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। दूसरा, ठान लो ना अगर तो मतलब कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। और कैसी परिस्थिति आ जाए, इसके आंसर्स इतने मैच्योर हैं मैम। ये जिस तरह से सोचना सीख गई है, जिस तरह से काम करती है, मतलब अनबिलीवेबल है। मतलब आई एम रियली प्राउड कि मैं अंतरा मेरी स्टूडेंट है, सीरियसली। थैंक यू। एंड हम पूरा ई सरल परिवार आपके साथ है मैम। जो भी हमसे सपोर्ट बनेगा हम बिल्कुल करेंगे, आप बेझिझक रहिए। इनकी पढ़ाई एकदम टॉप लेवल की पढ़ाई करवा के रहेंगे मैम। थैंक यू सो मच। तो हमारी बेस्ट विशेस हैं भाई, आप ई सरल फैमिली का एक हिस्सा हैं। पूरे टीम की तरफ से, मतलब मेंटर्स, टीचर, सबकी तरफ से आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। फोड़ना एकदम। मैं एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आप आगे क्या करना चाहती हैं? मतलब आपके कुछ
प्लान्स हैं आपकी, क्या एम्बिशंस क्या हैं आगे के लिए? सर अभी तो बेस्ट इंस्टीट्यूट जो भी मिलेगा उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सीएस करना तो सभी बच्चों का सपना होता है, सीएस करना, कैंपस प्लेसमेंट, गूगल में जाना, तो वही नॉर्मल बच्चों वाले सपने हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया सपने हैं, आप इसमें कामयाब हो, आपको सारी सफलता मिले, हमारी पूरी 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 शुभकामनाएं। और टी-सरल टीम आपकी जितनी हेल्प कर पाएगी किसी भी फील्ड में, हम बिल्कुल तैयार हैं। आपके जिस भी एरिया में हम हेल्प कर सकते हैं, वी विल बी प्रिविलेज्ड टू डू दैट, एंड बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सर।